गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कानों को लेकर। कानों की श्रवण शक्ति को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। यानी बहुत सारे ऐसे रोगी देखे जाते हैं जिनको कम सुनाई देता है। हालांकि शरीर अच्छा है, हष्ट पुष्ट है, सोच अच्छी है, दिमाग अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कोई भी पहले ऐसा रोग नहीं था कानों से संबंधित। लेकिन बाद में ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिससे कानों की श्रवण शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है? देखिए, कानों की स्मरण शक्ति हम अपनी लापरवाही से ख़त्म करते हैं। जितने भी फल सब्जियां हैं जिनका नरम छिलका है, इसमें सिलिकॉन होता है छिलके के साथ। जब हम इसको निकाल के फेंक देते हैं कूड़े कचरे में या पशुओं को खिला देते हैं, तो जिसने कानों की स्मरण शक्ति बढ़ानी है वो कचरा फेंक दिए तो कहाँ से शक्ति बढ़ेगी। यदि हम गाजर, मूली, शलगम, खीरा, ककड़ी, इन फलों का ज़्यादा सेवन करते हैं और धो करके छिलके के साथ खाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिनको डॉक्टर ने मशीन लगाने को भी इनकार कर दिया, मशीन का कोई लाभ नहीं है, उनके कान भी नए स्पीकर बन जाते हैं। परंतु इसका तरीका है कि कभी भी आपने फल है या सब्जी है जिसका नरम छिलका है, इसको खाना है तो पहले गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें। फिर उसके बाद अच्छी तरह चबा के बिल्कुल मुलायम, लुगदा मक्खन की भांति मुलायम करके आप सटकते जाएं, तो जितना ज़्यादा चबाएंगे उतने ही आपके कानों के स्पीकर खुलेंगे। नज़ले को समाप्त करने के लिए सिलिकॉन अमृत है। कानों के पर्दे के साथ एक जाली है, उस जाली के ऊपर यदि नज़ला सूख जाता है तो तल पदार्थ पे जो लहरें चलती हैं जिससे हम अनुभव करते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, वो लहरें चलना बंद हो जाती हैं और कान बहरे कहलाते हैं। मेडिकल साइंस तो इसमें मशीन लगाती है या ऑपरेशन करके कहीं भी मशीन फिट कर देते हैं, और जब तक उसके अंदर सेल है तब तक तो सुनाई पड़ रहा है, सेल खत्म होते सुनाई देना भी बंद हो जाता है। परंतु मेरे स्वस्थ विचार में आयुर्वेद में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें हम आर्टिफिशियल कोई चीज़ लगाएं। हमारे चूल्हे चौके में 108 वस्तुएं ऐसी है जिससे हम हर एक रोग का निवारण करते हैं। परंतु समय के अनुसार, मौसम के अनुसार हमें खान पीन की वस्तुओं में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। जैसे सर्दियों में गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, ये पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इससे हम अपने हर एक रोग का निवारण करते हैं। गर्मियों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, परमल, इनका जो छिलका है ये भी एक किस्म का अमृत है। घिया, तोरी, भिंडी, ये भी अमृत है। परंतु रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। अब टीवी के माध्यम से तरीके पूरे इस टाइम बताए नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें टाइम कम से कम 2 घंटे का चाहिए और इसमें सिर्फ 25-26 मिनट का टाइम होता है। तो इसके लिए मेरी सबसे एक विनती है कि यदि सुखी जीवन व्यतीत करना है, डॉक्टरों को जो गाढ़े खून पसीने की कमाई पानी की भांति लुटा रहे हैं, इसको बचाना है, तो जो मैंने किताबें लिखी हैं स्वस्थ विचार, आप इन किताबों का सेट घर मंगवा के यदि प्रतिदिन 1 घंटा इनको पढ़ते हैं
तो 1 साल में आपके अंदर इतनी जनरल नॉलेज आ जाएगी जितना एक एलोपैथिक डॉक्टर एमडी अपने 20 साल के अनुभव से किसी रोग के पकड़ने में अपने आप को काबिल समझता है। वो सिर्फ रोग को पकड़ करके दबा सकता है, मिटा नहीं सकता, परंतु आप जितने में वो टेस्ट करेगा उतने में आप उस रोगी को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देंगे। ये इन किताबों के अंदर मैंने लिखा है। ये किताबें जो रोज़मर्रा की हमारी खान पान की चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर आधारित है। क्या चीज़ किस टाइम कैसे हमने लेनी है और कौन सी चीज़ नहीं लेनी है। जो हमारा वात पित्त और कफ है इससे आधारित ये सारी चीज़ें हैं। यदि वात पित्त कफ हमारा नॉर्मल है तो हमें कोई भी रोग नहीं है, परंतु जब वात पित्त या कफ कोई सी एक चीज़ बढ़ जाती है, को घट जाती है, तो हमें एक रोग नहीं अनेकों रोग पैदा हो जाते हैं। फिर एलोपैथिक दवाइयाँ खा के उस रोग को दबाने के बजाय और रोगों को निमंत्रण मिल जाता है और फिर रोग की खुराक दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और 40-50 साल की उम्र में 100 साल की उम्र दिखाई देना शुरू कर देती है। परंतु आयुर्वेद में, मेरे स्वस्थ विचार में, यदि आपकी 100 साल उम्र भी है तो आपको कोई 50-60 साल से ऊपर नहीं कह सकता। आँखों में चश्मा नहीं लगेगा, बालों में डाई नहीं करना पड़ेगा, चलने फिरने के लिए लाठी नहीं लेनी पड़ेगी, यानी पूरा शरीर ऐसे निरोग रहता है जैसे बसंत ऋतु में पेड़ों पे नई कोपलें आती हैं, उसमें चकचौंध होती है। ऐसे शरीर पैर के तलुए से सिर बाल तक ना तो कोई झुर्री आएगी ना ही उसके ऊपर किसी किस्म का असर पड़ेगा। हमेशा जैसे नौजवान का चेहरा होता है ऐसे ही आपका चमकता हुआ चेहरा रहेगा।